नया सवेरा के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा लेकर हम हाजिर हैं, जहां बात होने वाली है अगले 1 घंटे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कृतिका। सुप्रभात भावना और शुक्रिया। और आज का नए सवेरा में हम कई सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर डालेंगे नजर, साथ ही प्रेस रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि आज के अखबारों में क्या कुछ है, प्रमुख बातें, भारत किस तरीके से हो रहा है आत्मनिर्भर, साथ ही आर्थिक विकास की भी झलक आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ ही जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो है देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई। दिल्ली में कल जिस तरीके से ब्लास्ट की खबर आई उसके बाद में अभी तक कितनी मौतें हो चुकी हैं और जांच जो चल रही है वो अभी तक कहां पहुंची है, एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही आज बिहार के अंदर दूसरे चरण का इस वक्त मतदान भी चल रहा है, उस पर भी डालेंगे नजर। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा से जुड़ी हुई एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की और सबसे पहले एक नजर प्रमुख सुर्खियों पर। दिल्ली में लाल किले के पास कार में धमाका, 8 लोगों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख। पीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री से बात कर ली घटना की जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली धमाके को लेकर आज आला अधिकारियों के साथ करेंगे अहम बैठक। जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां, कई राज्यों में अलर्ट। अमेरिका, यूरोपीय संघ, इजराइल, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ईरान, मालदीव और बांग्लादेश समेत दुनिया भर के देशों ने की दिल्ली कार धमाके की निंदा। मृतकों के परिजनों के प्रति जताया शोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर। भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक की 70वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में होंगे शामिल। भूटान के प्रधानमंत्री से भी करेंगे मुलाकात। और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान जारी। पीएम ने मतदाताओं से वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। और इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली कार धमाके से जुड़ी यह खबर है, जहां कल 6:52 शाम को दिल्ली के लाल किले के पास एक बड़ा कार बम धमाका होता है। और जो ताजा अपडेट आ रही है और जिस गाड़ी में यह हुआ है, गाड़ी बदरपुर से आई थी, ये सीसीटीवी में सामने आया है। और गाड़ी में केवल एक व्यक्ति था, यानी कि एक शख्स गाड़ी में बैठा हुआ था। क्या वही था शख्स जिसने इस पूरे कार धमाके को अंजाम दिया? डीडी न्यूज के पास इसकी एक्सक्लूसिव फुटेज है और वो एक्सक्लूसिव फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि जिस गाड़ी की तलाश जा रही थी, जिस गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी सीसीटीवी के अलग अलग एंगल से ली जा रही थी, जांच अभियान इस समय लगातार जारी है, उसका एक बड़ा इनपुट यहां मिलता हुआ, बड़ी लीड यहां मिलती हुई कि वो कार में एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति के बारे में तमाम जानकारियां निकाली जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जो डीडी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव फुटेज है। एक्सक्लूसिव फुटेज में आप देखिए कि कार में सिर्फ एक शख्स मौजूद है। i20 हुंडई कार है, सफेद रंग की एक गाड़ी है जिसमें एक व्यक्ति मौजूद है। अब इस व्यक्ति के बारे में जानकारी, इसकी पूरी पड़ताल पुलिस हर एंगल से निकालने की कोशिश कर रही है। तो बिल्कुल ये एक्सक्लूसिव फुटेज इस समय आपको दिखा रहे हैं। लगातार बताया जा रहा है कि जिस कार में ब्लास्ट हुआ वो यही गाड़ी है और अब ये गाड़ी कब कहां पर मौजूद थी, सीसीटीवी के जरिए एक एक चीज पर अब नजर डाली जा रही है कि आखिर ये गाड़ी हरियाणा नंबर की ये गाड़ी, क्योंकि इससे पहले जो जानकारी मिल पाई है कि कई बार इस गाड़ी को
खरीदा और बेचा गया है। और ऐसे में एक एक चीज पर अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल ये लेटेस्ट जानकारी आई है कि बदरपुर से एंट्री इस कार ने की थी और ये टोल प्लाजा की तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। और जब टोल के जरिए गाड़ी एंट्री करती है तो उस वक्त इस गाड़ी में सिर्फ एक ही व्यक्ति मौजूद था। और हालांकि वो शख्स कौन था, क्योंकि इस बारे में अभी जानकारी लगातार ली जा रही है, क्योंकि जो शख्स उस गाड़ी में मौजूद था वो उस समय मास्क लगाए हुए था। तो ये तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही आपको ये बता दें कि करीब 3 से 4 घंटे पहले ये गाड़ी एंट्री की थी बदरपुर के जरिए, बदरपुर के रास्ते इस गाड़ी ने एंट्री की दिल्ली के अंदर। और जिसके बाद ये भी बताया गया कि कई घंटे ये गाड़ी जो है वहां पर पार्किंग में भी खड़ी रही और उसके बाद में इस गाड़ी को वहां से निकाला गया। और ये भी जानकारी मिली है कि ये गाड़ी उस दौरान चल रही थी और तभी ये ब्लास्ट हुआ है। और जब ये ब्लास्ट हुआ तो इसने अपने साथ में वहां जो आसपास कई सारी गाड़ियां खड़ी थी, जो बसें खड़ी थी, जो ई रिक्शा वहां पर खड़े थे, उनको भी अपने चपेट में ले लिया। तो बेहद ही दर्दनाक ये हादसा कल लाल किले के पास हुआ है, लेकिन इसमें एक बड़ा इनपुट यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है। टोल प्लाजा की ये तस्वीर जहाँ बदरपुर से ये एंट्री ली गई, उसके बाद ये गाड़ी कहाँ कहाँ गई इसकी भी तफ्तीश जारी है। लेकिन लाल किले पर ये गाड़ी खड़ी थी। आप नंबर प्लेट देख सकते हैं, HR26CE 7674 हरियाणा नंबर की ये गाड़ी है और इसमें एक शख्स बैठा हुआ है। अब इनपुट ये निकाला जा रहा है कि ये क्या यही एक शख्स था जिसने पूरे घटना को अंजाम दिया। और जो तमाम गाड़ियां आसपास की क्षतिग्रस्त हुई, इसके साथ साथ 8 लोगों की मौत हो गई है। करीब 20 से ज़्यादा लोग इस समय घायल बताए जा रहे हैं, जिनका LNJP में इलाज चल रहा है। अब तमाम दुनिया के अलग अलग देशों से संवेदनाएं आई हैं और जिस तरीके का धमाका हुआ है उसकी तमाम एंगल से जांच भी पुलिस जुटी हुई है। और जांच एजेंसियों में NSG हो, अलग अलग पुलिस के जांच दल हो, फोरेंसिक टीम हो, लगातार CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। उस खंगालने के साथ ही ये शख्स की तस्वीर फुटेज सामने आई है जो DD न्यूज़ के पास एक्सक्लूसिव है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज से भूटान यात्रा शुरू हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए दिल्ली से रवाना हो गए हैं। तो ये तस्वीर इस समय आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का ये भूटान का दौरा है, जहां भूटान में वो कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की तरफ रवाना होते हुए हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक एक 1020 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि भारत और भूटान ने इस परियोजना को संयुक्त रूप से विकसित किया है। प्रधानमंत्री साथ ही भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक की 70वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भी शामिल होने वाले हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान के प्रधानमंत्री से मिलने का भी कार्यक्रम है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भूटान दौरा अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण, दोनों देशों के रिश्तों को यहाँ से एक नया आयाम भी मिलता हुआ नजर आएगा। एक नया अध्याय यहाँ से जोड़ेंगे, क्योंकि आध्यात्मिक तरीके से देखें, सांस्कृतिक लिहाज से देखें या आर्थिक लिहाज से देखें, भारत और भूटान अपने आप में बेहद ही करीबी देश है। और इसी के साथ चलिए वापस रुक करते हैं आज की हमारी महत्वपूर्ण खबर का। बीते कल जो कार धमाका हुआ लाल किले के सामने, जब ये गाड़ी खड़ी हुई थी तो उस वक्त इसमें धमाका हुआ है, जिसमें अभी तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और साथ ही कई सारे लोग घायल हैं, जिनका इलाज इस समय LNJP दिल्ली का जो अस्पताल है वहां पर इस समय चल रहा है। इसके साथ ही कार धमाके के बाद FSL की टीम घटनास्थल पर गहन जांच में भी लगातार जुटी हुई और जो तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें हैं आज सुबह की, जब फॉरेंसिक टीम घटनास्थल की जांच करती हुई नजर आई। तमाम साक्ष्यों को भी जुटाया जा रहा है ताकि इस धमाके के जो असल वजह है उसका पता लगाया जा सके।
तो धमाके की जांच के लिए साक्ष्य यहां जुटाए जा रहे हैं। सुबह की तस्वीरें, शाम 6:52 पर यह हादसा हुआ था और आज बीती रात जांच एजेंसियां लगातार तत्परता के साथ काम कर रही हैं और अलग अलग तथ्यों पर काम जुटाए जा रहे हैं तथ्य। और ऐसे में एफएसएल की टीम सुबह की ये तस्वीरें जहां पहुंचकर उन्होंने, ये फॉरेंसिक टीम है, यहां पहुंचकर उन्होंने हर एक छोटे साक्ष्य को यहां जुटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। साथ ही क्योंकि 6:52 पर यह हादसा हुआ था, अंधेरा हो चुका था, लेकिन अब सुबह हुई है। सुबह के साथ जो भी तस्वीरें आ रही हैं और जो भी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, इसके लिए दिल्ली पुलिस की अलग अलग जांच टीम 24 घंटे लगी हुई है और हालातों पर भी पूरी तरीके से निगरानी इस समय की जा रही है। बिल्कुल, इस हादसे की अगर हम बात करें तो 13 घंटे का वक्त गुजर चुका है और लगातार टीमें एक एक चीज़ पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। हालांकि फॉरेंसिक टीम की ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं, जो आज सुबह फॉरेंसिक टीम जब वहां पर पहुंची तो जो साक्ष्य वहां पर मौजूद थे उनको इकट्ठा करके अब जांच के लिए भेजा जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि जो ये हादसा हुआ है या जो ब्लास्ट हुआ है उसके पीछे आखिर क्या प्रमुख वजह रही है। क्योंकि कई सवाल हैं इस समय जो सभी के मन में आ रहे हैं कि जब धमाका हुआ तो जब धमाके इस तरीके के होते हैं तो उसमें गड्ढा हो जाता है, लेकिन इसमें गड्ढा नहीं हुआ। तो गड्ढा नहीं हुआ तो क्या ये केमिकल ब्लास्ट था या फिर कोई सिलेंडर फटने से था? तो तमाम एंगल से यहाँ जांच चल रही है और धमाके में जो जान गंवाने वालों के परिजन हैं वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल यानी कि LNJP के शवगृह के बाहर मौजूद हैं। और ये तस्वीरें आज सुबह की हैं जहाँ मृतकों के परिजन जो हैं वहाँ पहुँचे हैं और बेहद ही भावुक क्षण है ये। दिल्ली के LNJP अस्पताल के बाहर की ये तस्वीरें जहां घायलों और मृतकों के परिजन अपने परिजन के पार्थिव शरीर को वहां से लेकर जाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो फिलहाल जो ये तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई एक तरह से हम कहें तो काफ़ी संवेदनशील हैं, लेकिन इसके साथ ही दिल्ली के लाल किले के पास जो कार में जब धमाका हुआ तो उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तस्वीर जमकर वायरल हुई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तस्वीर को दिल्ली धमाके का बताकर फैलाया जा रहा था, लेकिन इस वायरल तस्वीर की सच्चाई कुछ और ही है। PIB की फैक्ट चेक यूनिट ने इस दावे का खंडन किया और स्पष्ट किया कि ये तस्वीर दिल्ली धमाके की नहीं बल्कि लेबनान में 2024 में हुए एक धमाके की है। इसके साथ ही PIB ने किसी भी पोस्ट को साझा करने से पहले विश्वसनीय और आधिकारिक स्रोतों से इसकी जांच करने का भी आग्रह किया है। इसके साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भी दिल्ली में हुए विस्फोट पर दुख जताया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने लिखा है कि नई दिल्ली में हुए भयानक विस्फोट से प्रभावित लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं। हम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना। और इसके साथ ही दिल्ली में हुए इस विस्फोट को लेकर भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत ने भी दुख जताया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि दिल्ली विस्फोट के पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदनाएं। अधिकारियों द्वारा जांच जारी है। अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इस दुख और सदमे की घड़ी में हम भारतीय जनता के साथ खड़े हैं। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने भी लाल किले के पास हुए कार धमाके की घटना पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि दिल्ली के लाल किले के पास शाम को हुई घटना से प्रभावित सभी लोगों के प्रति उनकी गहरी संवेदनाएं हैं। उन्होंने कहा है कि उन परिवारों के वे साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की वे कामना करते हैं। तो दुनिया भर से ये संदेश आ रहे हैं। बिल्कुल, और इसके साथ ही इस धमाके पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भी दुख जताया है और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि शाम दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट में हुई दुखद मृत्यु से अत्यंत दुखी हूँ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। मालदीव इस कठिन समय में भारत की जनता और सरकार के साथ एकजुटता से खड़ा है।
वहीं भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं और दिल्ली के बांग्लादेश हेडक्वार्टर के सहयोगी, और उन्होंने लिखा कि कल शाम दिल्ली के लाल किले में हुए कार बम विस्फोट में कम से कम जो 10 भारतीय हैं उनकी मौत और कई अन्य घायलों के लिए वे गहरा शोक व्यक्त करते हैं। हालांकि ऑफिशियल रिपोर्ट ये कह रही है कि अभी 8 लोगों की मृत्यु हुई है, और उन्होंने कहा कि हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं जिनमें उनके परिवार भी शामिल हैं। इस कठिन समय में बांग्लादेश भारत के साथ खड़ा है। और इस पूरे कार ब्लास्ट को लेकर आइए आपको सुनाते हैं कि नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी का क्या कुछ कहना है। कोतवाली थाने के अंदर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उसके अंदर यूपीए एक्सप्लोजिव्स एक्ट भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सीन ऑफ क्राइम देख रहे हैं। सीन ऑफ क्राइम के ऊपर फॉरेंसिक साइंस की एफएसएल की टीम भी है। उसके अलावा और भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की दिल्ली पुलिस की टीम भी है, एनएसजी की टीम भी है, जो पूरे सीन ऑफ क्राइम को यहाँ पे एग्जामिन कर रही हैं, आसपास के इलाके को भी एग्जामिन कर रही हैं, और जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी एविडेंसेज और ट्रेसेस हैं वो सारे कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो यहाँ एफएसएल की टीम पहुंची है लाल किले पे, जहां सभी साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा रहा है। पुलिस जांच के अलग अलग स्पेशलाइज्ड टीम, फॉरेंसिक टीम हो या फिर बॉम्ब स्क्वाड की टीम हो, डॉग स्निफर्स हो, ऐसे तमाम जांच के अलग अलग पहलुओं पर इस समय नज़र रखी जा रही है। और आज जब सुबह नौ दिल्ली के डीसीपी बता रहे थे कि एफएसएल की टीम वहां पहुंची है और साक्ष्य यहाँ जुटाए गए हैं। बिल्कुल, इसी के साथ भावना, अगर हम देखें तो लाल किले के पास जो ये कार विस्फोट हुआ है उसके बाद में देश भर के हवाई अड्डों पर भी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफ़ी कड़ी कर दी गई है। और ऐसे में हवाई अड्डे पर चेकिंग के दौरान यात्रियों को असुविधा ना हो किसी प्रकार की, इसको ध्यान में रखते हुए अकासा हवाई कंपनी ने एडवाइजरी भी जारी की है, जहां यात्रियों से अपील की गई है कि प्रस्थान से कम 3 घंटे पहले ही वो हवाई अड्डे पर पहुंचे, जिससे कि जो चेक इन का जो पूरा प्रोसीजर है और साथ ही बोर्डिंग की प्रक्रिया सहज बनी रहे। इसके अलावा यात्रियों को बोर्डिंग से पहले दोहरी सुरक्षा जांच से भी गुजरना होगा, जिसके लिए यात्रियों से वैध सरकारी फोटो पहचान पत्र साथ में रखने की भी अपील की गई है। और इस समय हमारे दो संवाददाता लगातार हमारे को डीडी न्यूज़ पर पल पल की अपडेट दे रहे हैं। जब से ये हादसा हुआ है तब से डीडी न्यूज़ लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और पल पल की जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। मुकेश शुक्ला यहाँ घटनास्थल से मौजूद है, वहीं नितेंद्र सिंह लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल से हैं। मुकेश, सबसे पहले मैं यहाँ आपके पास आना चाहूँगी कि कल 6:52 के बाद हर जांच को के पहलुओं पर नजर रखी जा रही है। कौन कौन से वो मुख्य बिंदु हैं जिस पर इस समय जांच चल रही है, क्योंकि सुबह एफएसएल की टीम भी वहां पहुंची है। बिल्कुल कृतिका, देखिए कल से जांच आगे बढ़ रही है। यहाँ पर एनआईए की टीम ने भी विजिट किया, दिल्ली पुलिस ने भी किया, क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, तमाम बड़ी जो टीमें थी वो यहाँ पर आई हैं। और अभी फॉरेंसिक की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जहाँ तहाँ जो भी उनको एविडेंस मिल रहे हैं उनको कलेक्ट किया जा रहा है। और साथ ही साथ देखिए अभी जो इसमें एक नया ट्विस्ट आया है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज जो हमने दिखाई है, एक्सक्लूसिव वो फुटेज हमारे पास। और वहाँ पर बदरपुर से जब ये टोल पे पर्ची कटा करके ड्राइवर आता है दिल्ली की तरफ, तो केवल एक व्यक्ति होता है। उसके बाद ये गाड़ी यहाँ लाल किले की पार्किंग में 3 से 4 घंटे तक खड़ी रहती है। और उसके बाद इनमें कुछ लोगों को और शामिल किया जाता है, वो बैठते हैं और फिर गाड़ी बाहर लेकर के आई जाती है। और उसके बाद एक जोरदार धमाका होता है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बच जाता है। यानी ये तमाम चीज़ें जांच करने की कोशिश करी। कुछ अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने बताया कि जो गाड़ी का ड्राइवर था बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और पूरे गाड़ी के जो परखच्चे थे वो उड़ चुके थे। और उसके साथ साथ वो ये भी एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करें कि इसके तार जम्मू कश्मीर से, पुलवामा से लेकर के और फरीदाबाद तक जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि सुबह में आप देखिए 360 आरडीएक्स मिलता है, फिर कई सारे और एक्सप्लोसिव रासायनिक मिलते हैं। और उसके बाद आप देखिए गुजरात में एटीएस जो है वो गिरफ्तारी करती है, जम्मू कश्मीर में गिरफ्तारी होती है। और यहाँ पर डॉक्टर जो है उमर, उसका नाम यहाँ पर आ रहा है, वो उस गाड़ी में था, लेकिन अभी उसका पता नहीं लग पाया कि वो फरार है या उसकी भी इस एक्सप्लोसिव धमाके में मृत्यु हो चुकी है। उस पर संशय कायम है, क्योंकि उस समय वो गाड़ी से बाहर निकला था और उसके बाद ये धमाका हुआ था।
तो अब इस उमर नाम के जो डॉक्टर की है उसकी जांच की जा रही है। इससे पहले 2 डॉक्टरों को अलग अलग राज्यों की टीमों ने पहले उठा रखा और उनके संदिग्ध पे फरीदाबाद में जो छापेमारी की गई थी, जिसकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी। तो ये लगातार एक कड़ी दर कड़ी जुड़ती जा रही है और जैसे जैसे ये एविडेंस आगे आएंगे आपको तस्वीर साफ होती जाएगी। लेकिन अभी भी देखिए लगातार ये मेरे कैमरामैन से कहूँगा आपको दिखाएंगे, प्रमोद जी दिखाइए, देखिए साफ सफेद कलर का जो पूरा का पूरा है ये एरिया, इसी के पीछे रेड लाइट है जहां पर ये कवर कर लिया है, किसी को वहां जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर एम्बुलेंस मौजूद है, फॉरेंसिक टीम अभी भी मौजूद है और लगातार यहाँ पर जो है वो सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस समय एक्सप्लोसिव हुआ तो कई जो लोग थे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। तो जहां तहां उनके कई अंग भी देखने को मिले, बिखरे पड़े थे, उसको सुबह तक कलेक्ट किया गया। यानी सब चीज को एविडेंस के तौर पर लेकर के आया जाएगा और ये बताने की कोशिश की जाएगी कि क्या क्या था। जिस तरह के धमाके की बात करिए, आमतौर पर धमाका होता है तो कोई गड्ढा होता है या उससे निकलने वाले जो भी एक्सप्लोसिव होते हैं उसके अंदर जो भी चीजें डाली जाती हैं, चाहे वो कीले हों या जो भी चीजें हो एक्सप्लोसिव, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर मिला नहीं है। तो इसको देखा जा रहा है कि क्या ये रासायनिक हमला भी हो सकता है और ये जो लोग थे ये किस मकसद से आए थे, कौन सी एजेंसी इसकी अभी जिम्मेदारी लेती है, क्योंकि इसकी जो जांच है वो अभी चल रही है। ऐसा अभी किसी ने अपने ऊपर क्लेम नहीं किया कि वो इस कोई भी ऐसी एजेंसी आई नहीं है जिसने कहा कि हमने इसकी जांच करी है। पुलिस अभी देखिए डीसीपी ने भी बताया टू अर्ली टू से होगा, अभी जांच और आगे निकलेगी तो साफ तस्वीरें हो जाएंगी आज दोपहर तक। बिल्कुल, और इसके लिए हमें थोड़ा सा और इंतजार करना हो क्योंकि जांच लगातार बीती रात से ही कंटिन्यू जारी है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी नितेंद्र भी इस वक्त बने हुए हैं। नितेंद्र, आपके पास क्या कुछ ताज़ा अपडेट, क्योंकि इस समय अगर हम देखें तो बताया जा रहा है कि 8 लोगों की इस ब्लास्ट में मौत हो चुकी है और कई सारे लोग अभी घायल हैं। कैसी है अभी उनकी तबीयत, उनका स्वास्थ्य? देखिए, जो 20 लोग घायल हैं उनकी सेहत ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो परिजन हैं वो अब अस्पताल में आ चुके हैं, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चला, उनके परिजन जब घर नहीं आए तो उन्होंने हेल्पलाइन जो दिल्ली पुलिस ने जारी किया था, अस्पताल का भी हेल्पलाइन जारी किया था, तो लोगों ने बात किया। बातचीत के बाद उनको जब पता चला तो वो यहाँ पर अस्पताल के बाहर हैं। अभी मेरे एक परिजन से बात हुई, उनका एक भाई घायल है, तो एक छोटे भाई उनका आया है और वो जाकर के मिल रहा है, अस्पताल प्रशासन मिलने दे रहा है उनको। तो इस तरीके से जब परिवार के सदस्य घायलों से मिल रहे हैं तो उनको एक हौसला बढ़ रहा है कि चलो कम से कम वो अपने परिजन को देख पा रहे हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था की गई है। अस्पताल और सरकार की पहली प्राथमिकता है कि जो लोग भी घायल हैं उनका समुचित और बेहतर इलाज हो। एम्स के डॉक्टर से भी संपर्क किया गया है, जो बर्न एंड प्लास्टिक विभाग है उसके डॉक्टरों को भी अलर्ट पे रखा गया था। कल भी और आज भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें अलर्ट पे रखा गया है। इसके पीछे मकसद ये है कि सरकार ये चाहती है कि विशेषज्ञों की टीम मॉनिटर करे, ताकि चूँकि ये बर्न का केस है, बर्न के केस में कई बार सीवियर स्थिति हो जाती है तो कोई इलाज में कसर न छूटे, इसकी यहाँ व्यवस्था की गई। क्योंकि कल गृह मंत्री खुद यहाँ पर आए थे, सबसे पहले वो घायलों से मिलने आए थे। प्रधानमंत्री अभी का जो एक्स पर पोस्ट था, उन्होंने भी कहा था कि जो घायल हैं उनकी बेहतर इलाज की व्यवस्था की जाए। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि किस तरह कोई कमी ना हो। रहा सवाल कि जो 8 लोग मृतक हैं उनकी शिनाख्त की जा रही है धीरे धीरे, चूँकि इसकी एक प्रक्रिया है, हो सकता है कुछ लोगों की DNA टेस्ट भी हो, उसकी प्रक्रिया जारी है। और जैसे जैसे शिनाख्त होती जाएगी शवों की, वैसे वैसे परिजनों को एक जो औपचारिक प्रक्रिया है सरकार की अस्पताल की, उसको पूरा करने के बाद सौंपा जाएगा। लेकिन पहली प्राथमिकता में देखिए कि लोक कल्याण अस्पताल है, इसी के इमरजेंसी में घायल अभी भर्ती हैं, उनको बहुत ही गहन चिकित्सा में रखा गया है, काफ़ी केयर किया जा रहा है। पहली प्राथमिकता है कि घायल बेहतर हो, स्वस्थ हो और अपने परिजनों से मिलकर के कम से कम जल्द से जल्द उनको अस्पताल से नितेंद्र और मुकेश, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मुकेश, जब हम ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जांच के और कुछ पहलुओं पर भी बात करेंगे। रुक रहे हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं।
LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। वक्त बदला है, तेवर नहीं, दो टूक कहने का है अंदाज वही। न फेक एजेंडा की बिसात, न झूठ का जाल, सिर्फ तथ्य, तर्क और तीखे सवाल। देखिए मेरे साथ दो टूक, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं दिल्ली कार धमाके से जुड़ी हुई, जो कल 6:52 पर यह हादसा हुआ है और उसके बाद जांच तफ्तीश के साथ यहां आगे बढ़ रही है। साथ ही जो LNJP में घायल पेशेंट्स हैं उनका भी इलाज लगातार चल रहा है और हमारे साथ नितेंद्र लगातार कल से ही LNJP अस्पताल के बाहर से हमें रिपोर्टिंग कर रहे हैं। नितेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि इस समय घायलों का इलाज चल रहा है, वहीं मृतकों की शिनाख्त भी बहुत ज़रूरी है। वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है? कितने मृतकों के का जो पार्थिव शरीर है वो उनके परिजनों को इस समय सौंप दिया गया है? देखिए, अभी आधिकारिक तौर पे कुछ बताया नहीं गया अस्पताल प्रशासन की तरफ से, क्योंकि जैसे जैसे आगे दिन बढ़ेगा उसके बाद अगर शिनाख्त होता है, शिनाख्त के बाद एक प्रक्रिया होगी जो अस्पताल की प्रक्रिया, उसके बाद ही सौंपा जाए। क्योंकि कुछ जो मृतक है उनकी थोड़ी सी DNA टेस्ट भी ज़रूरी है, मैचिंग करना, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि उनके कौन से परिजन हैं और किस हालात में हैं। तो जब DNA टेस्ट भी कुछ होगा उसके बाद मैच जब किया होगा तब जाकर के उनको सौंपा जाएगा। कुछ जो मृतक है उनकी अगर पहचान होती है तो उनको भी सौंपा जाएगा, लेकिन आधिकारिक तौर पे अस्पताल प्रशासन की तरफ से हमें कुछ नहीं बताया गया है। हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि अपडेट किया जाए अस्पताल प्रशासन की तरफ से। लेकिन पहली प्राथमिकता अभी अस्पताल की भी है, सरकार की भी है कि जो घायल है उनका उचित इलाज हो और वो स्वस्थ होकर के जाए। और जैसे जैसे मुझे लग रहा है कि आज शाम तक, दोपहर बाद या शाम तक कुछ लोगों को जरूर डिस्चार्ज किया जाएगा जो मामूली रूप से घायल हैं। और अच्छी बात यह है कि जो परिजन हैं वो यहाँ पर अब आ चुके हैं और उनको मिलने दिया जा रहा है। मेरी एक परिजन से बात हुई है, उनके जो छोटे भाई है वो इसमें अस्पताल के अंदर हैं अभी। तो कुल मिला के जो लोग आ रहे हैं उनको अपने परिवार वालों से मिलने दिया जा रहा है अस्पताल में, ताकि उनका हौसला बढ़े, क्योंकि जिस तरीके से हादसा है उनको ट्रॉमा भी घायलों को ज़रूर होगा कि जिस तरीके से वो विस्फोट के चपेट में आए। तो ये एक कवायद चल रही है। और आप देखिए कि ठीक इसी इमरजेंसी, ये मेरे पीछे इमरजेंसी है लोकनायक अस्पताल का, जहाँ पे देखिए पुलिस की भारी बंदोबस्त है, गेट बंद है, किसी भी बाहरी व्यक्ति को या फिर मीडिया कर्मी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि इसी इमरजेंसी के अंदर बहुत गहन चिकित्सा। जितेंद्र, यहाँ से संक्षेप में ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि कुछ पेशेंट्स बताए जा रहे थे कि क्रिटिकल हैं, अभी उनका स्वास्थ्य कैसा है?
देखिए 3 जो घायल थे वो काफ़ी गंभीर रूप से जख्मी थे, ये हमें कल अस्पताल प्रशासन की तरफ से बताया गया था। लेकिन अभी क्या उनकी स्थिति है, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉर्निंग में करीब 9 बजे के आसपास डॉक्टर विजिट करेंगे, जो डॉक्टरों की टीम है वो विजिट करेगी, उसके बाद ही हमें बताया जाएगा कि उनकी स्थिति क्या है। तो थोड़ा हमें भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कम से कम 12 से 14 घंटा या लगता है कि जो सिचुएशन को मॉनिटरिंग करने में और बाकी जो घायलों की स्थिति है उसको बेहतर होने में, क्योंकि जो दवा है या फिर बाकी जो रिस्पॉन्ड करना है उसमें समय लगता है। तो जब 9-10 बजे के आसपास जब डॉक्टरों की टीम विजिट करेगी तो फिर हमें बताया जाएगा कि कितने लोग घायल, उनकी स्थिति कैसी है, जो गंभीर है उनकी स्थिति कैसी है और क्या कुछ लोगों को डिस्चार्ज करने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। साथ ही आगे भी हम तक अपडेट, हर एक अपडेट हम तक पहुंचाते रहेगा। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नए शहरों में अब रुख करते हैं अन्य तमाम खबरों का, जहां आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। और इस चरण में बिहार की 20 जिलों की 122 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। और चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 3,70,00,000 से ज्यादा मतदाता 1,302 उम्मीदवारों की राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान के लिए 45,399 बूथ बनाए गए हैं। इनमें 4,109 बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है। वोट शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर 1,202 मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। हजारों की संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। तो आपको बता दें कि 1,302 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने जा रही है। आज शाम तक ये वोटिंग होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण का ये मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान इस समय जारी है, जिसके बाद में 14 तारीख को नतीजे आएंगे। और हर किसी को 14 तारीख का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि उस दिन हर किसी की नज़र इसी पर रहने वाली है। तो आज भी कई ऐसी हॉट सीट हैं कृतिका, जिस पर सभी की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि आज कई सीटों पर प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ऐसे में 1,302 उम्मीदवार जो है उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जानी है। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनावों में अंतिम चरण की वोटिंग के लिए बिहार के मतदाताओं से वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की, जिसमें लिखा कि बिहार विधानसभा चुनावों में आज दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वो इसमें बढ़ चढ़कर भागीदार बने और मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएं। पहली बार वोट देने जा रहे राज्य के अपने नौजवान साथियों से मेरा विशेष आग्रह है कि वो खुद तो मतदान करें ही, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित जरूर करें। और इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दूसरे चरण के लिए बिहार के मतदाताओं से बढ़ चढ़कर वोटिंग करने का आग्रह किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि बिहार में आज लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा और अंतिम चरण है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस अवसर पर पहली बार वोट डालने जा रहे सभी युवा मतदाताओं का मैं अभिनंदन करता हूं। आपका एक एक मत अमूल्य है, इसलिए मतदान अवश्य करें। आपका वोट राज्य को मजबूत करेगा। इस बीच मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका और जिस तरीके से पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई थी, ऐसी ही उम्मीद दूसरे और अंतिम चरण के साथ भी की जा रही है। और बिहार के जो बड़े राजनेता हैं, बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, इस समय सुबह से ही मतदान केंद्रों पर नजर आ रहे हैं। इस बीच भाजपा नेता संजय जायसवाल सुबह सवेरे पश्चिमी चंपारण में एक मतदान केंद्र पर पहुंचकर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। साथ ही उन्होंने जनता से भी बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की है। सभी से अनुरोध है कि दूसरे चरण में 75% से ऊपर मतदान अवश्य करें। आपके मतदान की शक्ति है, जिसके कारण बिहार के प्रत्येक गरीब जनता को यह सब सुविधाएं मिल रही हैं। इसलिए सभी से अनुरोध है कि मतदान अवश्य करें। पिछले चरण में 8% से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया है। इस बार उससे भी ज्यादा बेहतर ढंग से मतदान होगा। बिहार बहुत ही उत्साहित है।
और इसी पर ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त बिहार का, जहां मधुबनी से शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए, सुपौल से धीरज कुमार और साथ ही जहानाबाद से निशांत राय इस वक्त जुड़ गए। सबसे पहले शैलेंद्र, आपके पास में आना चाहेंगे। आज सुबह से ही मतदान शुरू हो चुका है, दूसरे और अंतिम चरण का ये मतदान, कितना उत्साह इस समय मतदाताओं में नजर आ रहा है शैलेंद्र? देखिए, कई बार कहते हैं कि तस्वीरें सब कुछ बयां करती है, अब बोलने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा दिखाएंगे लोकतंत्र की वो खूबसूरत तस्वीर, जब आज लोकतंत्र का महापर्व है, त्यौहार है। एक तरह से प्रतियोगिता दिख रही है महिला मतदाताओं में और पुरुष मतदाताओं में कि कौन ज़्यादा मतदान करेगा। आप देखिए, लंबी कतारें हम सुबह से देख रहे हैं महिला मतदाताओं की, और जो नारा है कि पहले मतदान फिर जलपान, हमने तमाम लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि वो घर से पहले मतदान के लिए आए हैं और उसके बाद जाकर जलपान करेंगे या फिर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो देखिए, एक तरफ पुरुष मतदाताओं की कतार है और दूसरी तरफ महिला मतदाताओं की कतार है। आप देख रहे हैं बहुत उत्साह के साथ वो अपनी बारी का इंतजार करते हुए। मैं मौजूद हूँ मधुबनी जिले के झंझारपुर विधानसभा में, जहाँ से नीतीश मिश्रा बीजेपी उम्मीदवार हैं, राज्य में उद्योग मंत्री हैं, सामने हैं राम नारायण यादव सीपीआई से हैं। पिछली बार भी इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला हुआ था, इस बार जनसुराज के उम्मीदवार भी मैदान में हैं, केशव चंद्र। तो बहुत दिलचस्प सीट है और बड़ी चर्चित सीट है झंझारपुर, और यहीं से संजय झा जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, उनका एक तरह से गांव भी है यहीं, उनका मतदाता जो बूथ है वो यहीं पर है। तो चर्चित इलाका भी है, चर्चित उम्मीदवार भी हैं। और मधुबनी, हम जानते हैं कि मिथिलांचल का जो इलाका है उसमें मधुबनी और आसपास के जो ज़िले आते हैं, दरभंगा में पहले मतदान हो चुका है, मिथिला पेंटिंग के लिए मशहूर है, मखाने के लिए मशहूर है ये पूरा क्षेत्र। और आज मतदाता मानो ये ठान कर बैठे हैं कि उनको एक रिकॉर्ड बनाना है। देखिए, पिछले बार अगर आप देखें भावना, तो हमने देखा था कि जो 40 सीटें मधुबनी या फिर पूर्वी पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी इसके आसपास थी, उसमें से 31 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। यानी बहुत शानदार सफलता एनडीए को हासिल हुई थी इस इलाके में। तो एनडीए के सामने चुनौती है कि वो अपने उस फिगर को, उस आंकड़े को बरकरार रख पाए। वहीं आरजेडी महागठबंधन के खाते में सिर्फ 9 सीटें गई थी। तो अगर अपनी उम्मीदें बेहतर करनी है तो फिर आरजेडी को बेहतर प्रदर्शन इस इलाके से करना होगा। जी, आप कुछ कह रहे थे? बिल्कुल, कड़ी फाइट यहाँ नजर आ रही है, मुकाबला बेहद रोचक नजर आ रहा है। लोकतंत्र के महापर्व में सभी इस समय बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। धीरज भी हमारे साथ सुपौल से जुड़े हैं। धीरज, शैलेंद्र जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण है और अपने आप में खुशी और उत्साह की लहर भी पैदा करती है, क्योंकि जो पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई वही उम्मीद की जा रही है कि दूसरा चरण उससे भी आगे बढ़कर निकले। लेकिन इस चरण में देखें तो फाइट एनडीए वर्सेस महागठबंधन के बीच तो है ही, लेकिन छोटे दल भी बड़ी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके प्रत्याशी भी इस चरण में अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। धीरज जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और इस वक्त मैं सुपौल जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे मौजूद हूँ। सुपौल जिला मुख्यालय है और यहाँ का जो इतिहास है, पहले इसको हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि सुपौल में 2005 से लेकर 2025 अगर 20 साल के इतिहास को देखें तो 2015 में मात्र एक जो विधानसभा सीट है पिपरा, वहाँ से राजद को सीट मिली थी। बाकी 20 साल के इतिहास में आज तक महागठबंधन के किसी भी उम्मीदवार को सुपौल जिले के 5 विधानसभा सीट में कोई सफलता नहीं मिली है। ये सुपौल की एक सच्ची हकीकत है। जहाँ तक आपने मतदान की बात की, तो जिस तरीके से सुबह 7 बजे से हमने मतदान केंद्रों पर महिलाओं की कतारों को देखा है, जिस तरीके से उनके भीतर उत्साह देखा है, हमने कई महिलाओं से ये बातचीत की कि आप सुबह सुबह मतदान करने के लिए आए हैं, तो आपने घर में खाना नहीं बनाया या चाय नहीं बनाया, पहले मतदान करने के लिए आ गए। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैंने सुबह जगी हूँ, मैंने पूजा भी किया है और मैंने बिहार के विकास के लिए मतदान भी करने के लिए सुबह सुबह आ गई हूँ। तो ये महिलाओं की उन बातों से यहाँ की तस्वीर को समझा जा सकता है। और हमारे कैमरामैन अभी आपको दिखाएंगे भी कि किस तरीके से मतदान केंद्रों पर देखिए जो महिलाओं की कतारें हैं वो देखी जा रही हैं, जो हालांकि पुरुष भी यहाँ हैं, लेकिन जो मतदान केंद्रों की अगर हम बात करें तो मतदान केंद्र पर जो महिलाओं की तादाद जो है वो सुबह से ज़्यादा दिखाई दे रही है। और सुबह 7 बजे से ही महिलाओं ने मतदान किया है और अपने जो उनका जो लोकतंत्र का जो महापर्व है तो उस महापर्व में अपना योगदान दिया है। देखिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में महिला सशक्तिकरण
महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, आधी आबादी का सशक्तिकरण एक बड़ा मुद्दा रहा है बिहार में, और उस सशक्तिकरण को महिला दिखा भी रही है, क्योंकि सुबह से जो आस्था का जो लोकतंत्र का ये जो महापर्व है, वहाँ महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमने कई महिलाओं से बात की है कि ऐसा क्या हुआ है बिहार में। महिलाओं ने साफ तौर पे बताया है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, बेटियां स्कूल जा रही हैं, जिस बेटियों ने ग्रेजुएशन किया है उनको 50,000 रुपये मिल रहे हैं जी, आवास मिले हैं, पानी की सुविधा मिली है, राशन मिले हैं, तो वो तमाम सुविधाएं। और ये जो कोसी का अंचल है, देखिए ये मिथिला का अंचल है, मिथिला का एक हिस्सा है कोसी प्रमंडल जी। इस प्रमंडल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोसी का कहर लोगों ने महसूस किया है, लोगों ने जिया। हर साल कोसी नदी आती है, यहाँ के इलाके को बर्बाद करके जाती है, उसका दंश यहाँ के लोगों को झेलना पड़ता है। मतदाताओं के मन में तमाम ऐसे सवाल हैं, मुद्दे हैं, फिर चाहे वो बाढ़ग्रस्त इलाका हो, विकास का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, ये सभी मुद्दे इस दूसरे चरण में छाए रहे हैं। देखना होगा जनता क्या जनादेश यहाँ देती है। निशांत राय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जहानाबाद से। निशांत, बिना कुछ कहे जहानाबाद की तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं? देखिए, मैं तस्वीरों को दिखलाना चाहूँगा और कैमरा पर्सन अनिल ठाकुर से कहना चाहूँगा कि एक बार जो है दिखाए कि लाइन जो है ये जहानाबाद सदर यानी कि शहरी सीट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो मतदान कर्मी हैं यहाँ पर अपनी वोट डालने का इंतज़ार करते हुए बुजुर्ग महिला आपको नज़र आ रहे होंगी। और यहाँ पर पूरी तरीके से जो बूथ है वो दिखाई दे रहा है, और साथ ये कहा जा सकता है कि तमाम जो वोटर्स हैं वो अंदर आप देखेंगे कि लाइन में लगे हुए हैं, अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। बुजुर्ग महिलाएं हो या सीनियर सिटीजन जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, युवा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और पैरामिलिट्री फोर्सेस की अगर बात की जाए तो लगातार लोगों को सुचारू रूप से जो मतदान है वो मतदान केंद्र तक जाने में मदद कर रहे हैं, और बहुत ही आप देख सकते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर मतदान कराया जा रहा है। और ये कहा जा सकता है कि पूरे बिहार में जिस तरीके से मतदाता ने अपनी जागरूकता का परिचय दिया है, पिछली बार भी मतदान प्रतिशत में एक बड़ा इजाफा देखने को मिला है। इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि दूसरा चरण में भी बिहार अपने पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ेगा, और कहा जा सकता है कि बिहार इस बार नई इबादत लिख रहा है जमहूरियत के जश्न में शामिल होकर, और जो भी सरकार बनेगी उसका निर्णय जो है ये तमाम मतदाता करेंगे, और भविष्य में बिहार कैसा हो वो निर्णय करने के लिए सुबह से कतारबद्ध सभी मतदाता यहाँ पर खड़े हुए हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि थोड़ा जूम करके दिखाएं कि अंदर महिलाओं की भी लाइन है, महिलाओं को थोड़ा अंदर की तरफ लगाया गया है, जो है वो बाहर की तरफ है। यहाँ पर 2 बूथ है, और उन 2 बूथों पर कुछ इस तरीके की तैयारी की गई है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी बुजुर्ग महिलाएं अंदर जाती हुई अपने आधार कार्ड और जो वोट डालने की पर्ची होती है उसको लेकर, और कहा जा सकता है कि केवल यहाँ पर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में जमहूरियत के जश्न में लोग पूरी तरीके से शामिल हो रहे हैं। जहानाबाद की अगर इस सीट की समीकरण की बात की जाए तो आरजेडी का ये मजबूत गढ़ माना जाता है। हालांकि यहाँ पर इस बार बीजेपी भी मजबूत टक्कर देते हुए, जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं मजबूत टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता जो है अपने अपने मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से भीड़ केवल इस पोलिंग बूथ पर नहीं बल्कि हम और भी पोलिंग बूथ पर गए थे जो नजर आई थी, उम्मीद जताई जा सकती है कि पिछली बार बिहार फर्स्ट डिवीजन जो है पहले चरण में पास हुआ था, दूसरे चरण में भी बिहार कुछ इसी तरीके से पास होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो लाइनें इस समय हम देख रहे हैं पोलिंग बूथ पर, उससे यही नजर आता है कि 9 बजे के बाद में जब मतदान प्रतिशत आएगा तो वो पिछले रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ नजर आएगा। आपके पास वापस आएंगे, इस वक्त सासाराम से हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है? अगर इस बार दूसरे चरण के मतदान की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है? देखिए कृतिका, 3,70,13,556 मतदाता जो है आज जो है सेकंड फेज में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए पूरे बिहार की बात करें 45,399 बूथ बनाए हैं जिन पर लोग वोटिंग कर रहे हैं। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं यहाँ की। देखिए, मैं सासाराम के उस बूथ पर खड़ा हूं जहां पर महिलाओं के द्वारा मैनेज किया गया बूथ है। यहाँ पे एक विशेष तरह से पूरे बूथ पे जो मैनेजमेंट है वो महिलाओं के हाथों में है, और ये महिला पूरे बूथ को मैनेज कर रही हैं। और
आप देख सकते हैं सुबह 7 बजे से ही इस बूथ पर पुरुष और महिलाओं की क्यू है, बड़ी बड़ी कतारें हैं और यहाँ पर मैनेजमेंट जो है सिर्फ महिलाओं का है। ये दरअसल इलाका जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, क्योंकि सासाराम जो है शाहबाद रेंज की 22 सीटों में से एक है, जिसमें भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर की सीटें आती हैं और सासाराम जो है रोहतास जिले का एक इम्पॉर्टेंट विधानसभा सीट है और इस पर जो है एक अच्छी फाइट देखी गई थी जो पिछले 2 विधानसभा के चुनाव में, लेकिन यहाँ चूंकि ये एरिया जो है एनडीए इस पर फाइट करता नजर आया और इस पूरे इलाके में महागठबंधन की पकड़ मजबूत रही, क्योंकि लेकिन इस बार जो है सिनेरियो बदला है। लोगों ने जो एनडीए ने जो मेन फोकस किया था कि नीतीश के चेहरे और नीतीश के सुशासन और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और लोगों में इस बात को बताने का प्रयास किया कि जो विकास है वो कैसे विकसित बिहार की ओर आगे बढ़ेगा। तो उस मुद्दों पर यहाँ के ये 7 सीट और अगर बात करें ये पूरे शाहबाद बेल्ट की 22 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और कृतिका बता दूं कि ये सीमांचल की 24 सीटें, शाहबाद की 22 और इसके बगल में मगध की 26 सीटें एक बहुत बड़ा की फैक्टर माना जा सकता है। और मगध में देखिए इसके आसपास ही है, गया है, नवादा है, औरंगाबाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है और कुटुंबा जो है वो एक इंपॉर्टेंट सीट है जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव मैदान में है, जहानाबाद और अरवल। तो ऐसे करके 26 सीटें मगध की और यहाँ की जो है 22 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मानी जा सकती है। और चूंकि ये देखिए मैं आपको बताऊं कि ये पूरा एनडीए यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से चुनाव मैनेजमेंट किया है, लोगों के मन में यहाँ के मुद्दों को बताने का प्रयास किया है और कहीं ना कहीं इस तरह की जो बातें थी कि किस तरह से विकास को आगे बढ़ाया जाएगा और जो पिछले 10 सालों में जिनको मौका दिया इस पूरे 22 सीटों पे उनमें से विकास कितना हुआ, तो एक बड़ा सवाल था। तो जो कैंडिडेट को वोट करने आ रहे हैं, जो भी मतदाता, वो ये तय करके आ रहे हैं कि हमें किस तरह की सरकार चाहिए और हमें अपने इलाके को किस तरह से विकसित कराना है। और सबसे बड़ी बात देखिए कृतिका, बिल्कुल अमरेंद्र, यहाँ किशनगंज से हमारे संवाददाता मधुरेश भी जुड़ गए हैं और किशनगंज भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। मधुरेश, हम देख रहे हैं कि उत्साह सुबह 7 बजे से ही दिखना यहाँ शुरू हो गया है। किशनगंज में किस तरीके का माहौल है और दिल्ली में जिस तरीके से कल कार ब्लास्ट हुआ है, ऐसे में बिहार में सुरक्षा व्यवस्था क्या और कड़ी कर दी गई है और क्या वो पोलिंग बूथ्स पर भी दिख रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए कल जो दिल्ली में इंसिडेंस हुआ है उसके बाद जो सुरक्षा व्यवस्था है वो थोड़ी और बढ़ा दी गई है और जो पहले से चूँकि यहाँ पे वोटिंग पहले से और चल रही थी तो जो सुरक्षा थी वो पहले से कड़ी थी, लेकिन हालांकि निगरानी और बढ़ा दी गई है और इसका असर जो है वो बिहार के पोलिंग स्टेशंस और सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। तो हालांकि जो सीमांचल का इलाका है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहाँ पे 24 सीटें हैं, 122 सीटों पे पोलिंग अभी हो रही है, उसमें से 24 सीटें जो हैं वो सीमांचल में आती हैं। मधुरेश, और किशनगंज, खास करके किशनगंज का जो इलाका है वो बेहद महत्वपूर्ण एनडीए के लिए इस लिहाज से भी है क्योंकि किशनगंज सीट से पिछली बार पिछले 4 दफ़े से बीजेपी या कहें तो एनडीए को अपने हाथ खाली रखने पड़े हैं और इस बार फिर से बीजेपी यहाँ पर जोर आजमाइश कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो कटिहार और पूर्णिया में है, 7 सीटें सीमांचल की कटिहार और पूर्णिया में है, किशनगंज में 4 सीटें हैं। ओवरऑल में देखा जाए तो समीकरण जो है वो अगर स्टेट के लिहाज से देखा जाए तो सीमांचल का बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे विकास के मुद्दे के साथ में इन्फिल्ट्रेशन का भी मुद्दा है, यानी घुसपैठियों का। बिल्कुल मधुरेश, और सिर्फ विकास नहीं, इस बार अगर हम देखें तो कई सारे जरूरी मुद्दे हैं जो इस वक्त जमीनी स्तर पर नजर आ रहे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आज मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र और साथ ही मधुरेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने। निशांत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे दिन भर। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे समाचार पत्रों में प्रकाशित मुख्य खबरों की। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MBH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।
80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का नया सेवा में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की प्रेस रिपोर्ट पे। और प्रेस रिपोर्ट में जो हम पहली खबर ले रहे हैं वो है गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने शहरी सहकारी बैंकों के लिए डिजिटल ऐप पेश किए हैं और तेजी से बढ़ती नकदी रहित अर्थव्यवस्था इन बैंकों के अस्तित्व के लिए जरूरी है, ये कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। और इसी के साथ जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है शिखर सम्मेलन से जुड़ी। जी हां, COP30 बड़ी चुनौतियों के बीच में ब्राजील में जलवायु शिखर सम्मेलन जो कि बीते कल शुरू हो चुका है, 21 नवंबर तक ये चलने वाला है। और इस ब्राजील के इस सम्मेलन में बेलेम शहर में दुनिया भर के तमाम नेता जुटे हुए हैं जो कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आपस में चर्चा करते हुए नजर आएंगे। और हम सभी ने जाना कि वंदे मातरम ने हाल ही में 150 वर्ष अपने पूरे किए हैं। ऐसे इंदौर से जुड़ी एक खबर ये आ रही है कि इंदौर के एक व्यक्ति ने सहेजी है वंदे मातरम से जुड़ी निशानियां। और इंदौर से ये बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि मध्य प्रदेश के इंदौर में एक व्यक्ति ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की विरासत से जुड़ी अलग अलग दुर्लभ जो चीज़ें हैं उनको सहेज के रखा है। और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण खबर, जहां आपको बता दें कि जिम कॉर्बेट में पहली बार महिलाएं जिप्सी चालक जो हैं वो सैर कराती हुई नजर आएंगी। जी हां, महिलाएं जो हैं वो इस समय हर क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ा रही हैं और अब जिम कॉर्बेट में आपको ड्राइवर के तौर पर महिलाएं सैर कराती हुई नजर आएंगी, जिसमें वाहन पंजीकरण के लिए आवेदन भी कई महिलाओं ने किया है। और साथ ही उनका ये कहना है कि घर में जो आर्थिक दिक्कतें आ रही हैं उनका सामना वो कर रही हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए वो इस समय अब अपने घरों से बाहर निकल रही हैं और बाहर निकलकर महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत उदाहरण भी पेश कर रही हैं। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें जो आज समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई हैं। आगे बढ़ेंगे, बात कर लेंगे आपके शहर के मौसम के हाल की। जानते हैं आपके शहर का न्यूनतम और अधिकतम तापमान।
इसी के साथ नया सवेरा के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे और कृतिका साथ ही नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC।